नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में संगठन से समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। यह योजना सभी पात्र सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाकर उन्हें सशक्त करेगा। इस अवसर पर गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का है। वर्तमान में यह संख्या 9 करोड़ है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी प्रत्येक महिला की आय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मेंतुरोव से मुलाकात की, जहां सभा को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि ऐसे समय में जब रूस एशिया की ओर अधिक देख रहा है, रूसी संसाधन और प्रौद्योगिकी भारत की प्रगति में मजबूत योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विविध क्षेत्रों में दोनों देशों में द्विपक्षीय संपर्क के विस्तार की संभावनाएं हैं। साथ ही जयशंकर ने कहा कि भारत रूस के रिश्ते प्रमुख वैश्विक संबंधों में सबसे स्थायी है। यह गठजोड़ आकर्षण का विषय है। लंदन में भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थकों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के अपमान किए जाने के बाद भारत ने कड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत गृह मंत्रालय ने मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के हाथों में सौंप दी है। NIA ने इस बात की जानकारी दी। यह मामला कुछ दिनों पहले गृह मंत्रालय के काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन द्वारा NIA को सौंपा गया था। वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग में किए गए विरोध प्रदर्शन के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में PM मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान योजना को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें योगी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ लखनऊ एवं हरदोई में 1000 एकड़ में विस्तृत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। वहीं CM योगी ने पहली बार अतीक अशरफ की हत्या मामले को लेकर कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब थी और प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। आज लोगों को जनपद के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी में अब दंगे नहीं होते, यूपी में अब कानून का राज है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को डरा धमका नहीं सकता। भारत ने दूर दराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए डिजिटल तरीकों को सक्रियता से अपनाया है, जिसे लेकर यूनिसेफ ने भी भारत की सराहना की है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क की सीनियर एडवाइजर हेल्थ डॉक्टर लक्ष्मी N बालाजी ने G20 देशों की दूसरी हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग में हिस्सा लिया है, जहां उन्होंने कहा कि भारत ने महामारी के दौरान ऑनलाइन कंसल्टेशन, कोविड टीकाकरण और जांच आदि के लिए कई डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाया गया। साथ ही कहा कि यहां अपनाई गई मोबाइल क्लिनिक की व्यवस्था पूरी दुनिया को राह दिखा सकती है। आपात स्थितियों से जूझ रहे देशों में इससे बड़ी राहत मिलेगी। 15 मई को मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बीजेपी एक विशेष अभियान चलाने जा रही है, जिसके अंतर्गत बीजेपी देश के सभी संसदीय क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क के जरिए समाज के सभी वर्गों से संपर्क साधेगी। जनसंपर्क अभियान 15 मई से 15 जून तक चलेगा। दरअसल पूरे देश में व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, विभिन्न वर्गों से संपर्क और वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क के लिए अभियान चलाए जाएंगे। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को निर्देश जारी किया गया है। मोदी सरकार के कार्य को जनता तक ले जाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है। केंद्र सरकार ने गुजरात के कांडला में दीनदयाल बंदरगाह में 123 करोड़ रुपए से अधिक की ऑयल जेटी विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत कांडला में सभी प्रकार के कार्गो को संभालने के लिए इस निर्माण को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री सोनोवाला ने कहा कि कांडला बंदरगाह में देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना इसमें महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि ये जेट्टी समग्र आर्थिक विकास के साथ साथ पोर्ट क्षमता को और बढ़ाएगी। हैदराबाद में आज G20 अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक चल रही है। बैठक में दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा कि भारत में इंटरनेट सेवा का तेजी से विकास और विस्तार विश्व भर के देशों के लिए एक बड़ा उदाहरण बना है। साथ ही कहा कि भारत में 5G सेवा 200 दिनों से कम समय के भीतर 600 जिलों में सुविधा को पहुंचा दिया गया है। चौहान ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क बनकर उभरा है, जहां डेटा के लिए रेट्स बहुत कम रखे गए हैं। पाकिस्तान अब अपने द्वारा पाले गए आतंकवाद का खुद शिकार हो रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट्स के अनुसार इस वर्ष जनवरी महीने से लेकर मार्च के महीने तक 219 आतंकवादी हमलों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में 358 लोगों की मौत हुई, जबकि 496 लोग जख्मी हुए। तो वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे ज्यादा मौतें बलूचिस्तान के खैबर प्रांत में हुई। इसके बाद सिंध, फिर पंजाब और इस्लामाबाद में मौतें हुई हैं।
आईपीएल सीजन 16 का 25वां मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच शाम 7:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बात करें आज के होने वाले मैच की तो दोनों टीमों के बीच मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि सनराइजर्स और मुंबई की टीमें पिछले दो मैच जीत चुकी हैं और अब ये देखना बेहद रोचक होगा कि आज इस मैच में कौन बाजी मारता है। बता दें कि जहां मुंबई इंडियंस 2 मैचों की जीत के साथ अंक तालिका में 8वें स्थान पर है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका में 9वें पायदान पर है। भारत की नित्या श्री सुमति ने ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 18 वर्ष की नित्या ने एसएच कैटेगरी में महिला सिंगल्स के फाइनल में पेरू की गिउलियाना पोवेदा फ्लोरेस को 22-20, 21-11 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इसी श्रेणी की मिक्स डबल्स का भी स्वर्ण पदक जीता। बता दें कि एस6 श्रेणी में छोटे कद के विकार वाले प्रतियोगी भाग लेते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया और 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीजापुर जिले के पुलिस अध्यक्ष अंजने वार्ष्णेय ने बताया कि नैमेड़ थाना क्षेत्र में सूचना के बाद पहुंचे जवानों पर नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को पकड़ लिया, जबकि घटनास्थल से एक नक्सली का शव बरामद किया गया। देश में कोरोना के आंकड़ों में अब कमी आने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,633 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6,702 लोग ठीक हुए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या भी अब बढ़कर 61,233 हो गई है। कोरोना के नए मामले कल यानी 17 अप्रैल के मुकाबले कम दर्ज किए गए हैं। बता दें कि बीते दिन कोरोना के 9,111 नए केस सामने आए थे, वहीं 27 लोगों की मौत भी दर्ज हुई थी। देश में डिजिटल भुगतान का चलन कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। इसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की बड़ी भूमिका रही है। वर्ष 2022 में यूपीआई से 126 लाख करोड़ रुपए के 74 अरब लेन देन हुए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के अनुसार जनवरी-दिसंबर 2022 में यूपीआई, डेबिट क्रेडिट कार्ड व प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे साधनों से कुल 149.5 लाख करोड़ के 87.92 अरब लेन देन हुए। इसमें यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट और यूपीआई पर्सन टू पर्सन पसंदीदा भुगतान माध्यम रहे हैं। यूपीआई P2P की हिस्सेदारी मूल्य और संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा 44% एवं 66% रही। भारतीय मुद्रा रुपया तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनने की ओर बढ़ रहा है। डॉलर, पाउंड और यूरो के बाद विश्व स्तर पर हवाई अड्डों के मुद्रा विनिमय काउंटर पर स्वीकार किए जाने के बाद भारतीय रुपया चौथी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन गया है। इस समय विश्व के कुल 17 ऐसे देश हैं जो भारतीय मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फिलहाल जर्मनी, इजराइल जैसे 64 विकसित देशों ने रुपए के जरिए कारोबार करने में दिलचस्पी जताई है। देश भर के स्कूलों में अगले सत्र में कक्षा 6 से कौशल विकास की पढ़ाई अनिवार्य होगी। केंद्र सरकार स्कूली शिक्षा में कौशल विकास का पाठ्यक्रम तैयार करने में सिंगापुर के कौशल विकास मॉडल को अपनाने जा रही है। कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने यह जानकारी दी और बताया कि 25 अप्रैल को सिंगापुर और भारत एक समझौता करने जा रहे हैं, जिसके उद्देश्य में भविष्य में एक साथ काम करने की रूपरेखा तैयार करना और विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को एक साथ लाकर नवाचार, सहयोग और समझने के लिए सीखने का माहौल को बढ़ावा देना है।